अच्छा, मैं वही बात दोहरा देता हूँ। मिड टर्म इंशाल्लाह तुम लोगों को सैटरडे संडे को मिड टर्म में अपलोड कर दूंगा एलएमएस पे। यू गाइस आर गोइंग टू हैव 2-3 days कि उसका सोल्यूशन अपलोड करो। सही है। मिड टर्म जो है अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सारी चीजें कवर करेगा, तो इसीलिए आज हम रिव्यू करने भी बैठे हैं। सही है। तो अभी मतलब यू गाइस आर गोइंग टू हैव लाइक 2-3 days के प्रिपेयर कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, फिर 2-3 दिन सोल्यूशन देने के होंगे। ओपन नोट्स हैं, ओपन बुक है, सब कुछ है। सही है। तो आई होप के दिस वुडंट बी अ बिग डील के, और इन्हीं 3-4 दिनों में यू कैन ऑलवेज मतलब बिफोर द मिड टर्म स्टार्ट यू कैन ऑलवेज कोऑर्डिनेट विद मी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई इशू है, दोबारा से कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए, so we can always sit down online के हम उसको हैंडल कर लें। सही है। सो लेट मी स्टार्ट हैंड्स ऑन रिव्यू, क्योंकि हमने इसमें मुख्तलिफ तरीकों से करा है। इसमें कोर्स में शुरू से कभी स्क्रीन शेयर करी, कभी कुछ करा है। लेट्स गो थ्रू द कंटेंट्स क्विकली एंड इन एन हैंड्स ऑन मैनर। सही है। भाई हम शुरू हुए थे कि हमें बायो सेंसर का रीड आउट बनाना है। सही है, इस कोर्स में। So one of the things, one of the questions was कि what is readout, and then one of the thing was कि what is a biosensor. Biosensor की हमने फिर देखी थी कि भाई we would like to have um, quick um, identification of pathogens के जो कि हमें बता दे कि पैथोजन टाइप बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस कौन सा है। सही है। रियल टाइम हो ऑलमोस्ट। सही है। पोर्टेबल हो, एंड देन जाहिर है लो कॉस्ट है। अब ये कि इस टाइप के इक्विपमेंट तो बहुत सारे दुनिया में अवेलेबल हैं, आपकी लैब्स में लगे हुए हैं, सब कुछ है अस्पतालों में। लेकिन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू टाइप ऑफ बायोसेंसर के जो इक्विपमेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी लैब के अंदर चीजें लगी हैं, पीसीआर लगा हुआ है। सही है। इसी तरीके से आपके स्पेक्ट्रोमीटर्स लगे हुए हैं। ये दे टेक टाइम, देन दे आर बल्की। सही है। दे आर नॉट पोर्टेबल, they're expensive, they take time. So we want a new generation of biosensors जो कि रियल टाइम हो, पोर्टेबल हो, लो कॉस्ट हो, ताकि उसको लैब से बाहर निकाल के आम आदमी तक पहुंचाया जा सके। जस्ट लाइक ए ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर आप 5-6 हज़ार में खरीद लेते हैं, स्ट्रिप्स लेते रहते हैं, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग करते रहते हैं। एंड देन वी वांट अ गुड सेलेक्टिविटी कि पैथोजन जो है ना वो टाइप बता दे कि भाई साहब का आपका कौन सा बैक्टीरिया टाइप है, तो उसी टाइप की जो है वो एंटीबायोटिक नैरो बैंड यूज करी जाए, बजाय सेम ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है एंटीबायोटिक यूज करके, और जो है हम माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ाते रहें। सही है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू जनरेशन ऑफ सेंसर्स। वेयर इज दिस लीडिंग? अगेन हमारी वही जो घूम फिर कर हम वहीं पहुंचते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट MEMS or NAMS type of a sensor. सही है। Even if it's not micro electromechanical अगर नहीं है, then still it is supposed to be micro dimension। जैसे अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने आगे देखा है कि हमने कुछ ऑप्टो इलेक्ट्रिकल टाइप के भी सेंसर्स हम लोगों ने स्टडी करे इसी मकसद के लिए। सही है। So we are talking about micro dimension structures जिनको कि हम एक्सप्लॉइट करें to come up with this new type of new generation of sensors जो कि मतलब बेसिकली माइक्रो टेक्नोलॉजीज का मेन फायदा यही है कि हाई इंटीग्रेशन मिनिएचराइजेशन को जो है वो मतलब पॉसिबल बनाते हैं, और उसी के थ्रू आप एक पोर्टेबल सिस्टम छोटा सा मिनिएचराइज सा बना लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है। सो अगेन वी आर गोइंग टू यूज सच सिस्टम। ठीक है। अच्छा, फिर इशू ये था कि कई दफ़ा अभी जैसे उन लोगों ने सुना होगा कि जो है ये अभी डॉ ने एंटीबॉडी एक्सट्रैक्ट कर ली है। तो वो कोई बहुत मतलब नया वो नहीं है, हमेशा वो न्यूज़ ऐसे आती है जैसे कि नई साइंस इन्होंने जो है वो निकाल ली है। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो बीमार हुए थे लोग उनसे प्लाज्मा निकाला, उसमें एंटीबॉडी बैठी है। और एंटीबॉडी जो है अगर आप किसी और को इंजेक्ट कर देते हैं तो उसमें काइंड ऑफ एन इम्यूनोथेरेपी, जिससे कि उसमें इम्यूनिटी पैदा हो जाती है अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो अब
इस टाइप की कुछ चीज़ों में ना इशू क्या होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो सिस्टम्स, लार्ज साइज सिस्टम्स, तो जब आपका इन्फेक्शन या पैथोजन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मिलियंस बिलियंस में पहुंची हुई होती है, तो वो फिर डिटेक्ट होता है। अब उस वक्त वैसे ही आदमी बीमार पड़ चुका होता है तो वो डिटेक्ट विटेक्ट करने की वैसे भी मतलब रह नहीं जाती हजत। तो ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी लो, यहाँ पर अगर मैं बीच में लिखूं, सो अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन मीन्स कि भाई यार ये अच्छा हमें स्पाइका के मैसेजेस आ रहे हैं, चलो इनको उधर गाइड करो जूम ज्वाइन करने में। सो ये टॉकिंग अबाउट अर्ली डिटेक्शन कि भाई इंफेक्शन अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होकर वहीं जो है मामला संभाल लिया जाए। अगेन दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स दे आर नॉट कैपेबल ऑफ अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन कैसे पॉसिबल है भाई? ये माइक्रो डायमेंशन जो सेंसर्स जिनकी तरफ हम जा रहे हैं उनसे क्यों पॉसिबल है अर्ली डिटेक्शन? क्योंकि ये इनका डायमेंशन इतना छोटा है कि इनका जिसको कि हम कहते हैं कि सरफेस टू थिकनेस रेशो इज वेरी हाई। क्या है? बहुत ही थिन है, सही है, और जो है वो आपने सरफेस बड़ी रख दी है, सही है। पहले क्या होता था जब माइक्रो डायमेंशन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे आप, तो थिकनेस भी बहुत बड़ी होती थी। अब जब थिकनेस बड़ी होती थी तो आप इस सरफेस पे आप किसी पैथोजन को बिठाया करते थे, तो वो इस मोटे से स्ट्रक्चर को, इस थिक स्ट्रक्चर को बेंड नहीं कर पाता था या कुछ भी अफेक्ट नहीं कर पाता था, मॉडुलेट नहीं कर पाता था। जब ये थिकनेस चली गई, माइक्रो डायमेंशन आपने चीजें बनाना शुरू कर दी, खाली इतनी थिकनेस अचीव कर ली, नाउ अ फ्यू molecules, genomes of pathogen can actually modulate this structure. क्या होता है? या तो ये स्ट्रक्चर नीचे बैंड कर जाता है या ऊपर को बैंड कर जाता है सरफेस स्ट्रेस की वजह से, एंड देन वी डिटेक्ट दिस मैकेनिकल मूवमेंट। मतलब ये मैम्स बन गया आपका, मैकेनिकल मूवमेंट उसने दे दी है, so if प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड तो हम फिर इसको इलेक्ट्रॉनिकली रीड आउट कर लेते हैं। सो दैट्स द ओवरऑल गेम कि हम माइक्रो डायमेंशन, माइक्रो सेंसर्स की तरफ हम जा रहे हैं ताकि अर्ली डिटेक्शन कर सकें, पोर्टेबल बना सकें, मिनिचराइज साइज में, और सारी फंक्शनैलिटी वगैरह जो है उसी छोटी सी जगह पर हम इंक्लूड कर सकें। दैट वाज द ओवरऑल आइडिया वेयर दिस कोर्स स्टार्टेड, सही है। फिर हम आए कि भाई साहब व्हाट इज रीड आउट, सही है। तो अब हमने कहा कि भाई सेंसर जो है, सेंसर ने हमें इट्स गोइंग टू गिव अस समथिंग, हम इसको कुछ करेंगे। मतलब दिस सेंसर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मूव्स मैकेनिकली, सही है। अब इस मैकेनिकल, हम मैकेनिकल मूवमेंट को देखकर तो अभी हम नहीं हम बता सकते कि भाई अरे अब दिस मैकेनिकल मूवमेंट, क्योंकि नैनो माइक्रो डायमेंशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, दिस वुड बी अगेन इन नैनोमीटर, सही है। तो अब ये नैनोमीटर की डिफ्लेक्शन कैसे डिटेक्ट होगी भाई? सो वी आर गोइंग टू नीड a specific circuit here जो कि इसके साथ ही बैठा हुआ होगा, जिसको भी हम रीड आउट सर्किट बोलेंगे, जो कि क्या किया करेगा कि वॉट एवर डोमेन इज हेयर, चाहे वो मैकेनिकल है चाहे वो ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल हम आगे देखेंगे, सही है। दिस गाय वुड मेक श्योर दैट वी क्रॉस द डोमेन टू इलेक्ट्रॉनिक डोमेन, सही है। और यहाँ आपका ऑब्वियसली फिर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बैठा हुआ है, जो कि डीएसपी, पीसी कंट्रोलर और जो भी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें बैठी हुई हैं, जिसको कि आपने सिग्नल को कन्वर्ट करके दे दिया है और फिर उसको मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिथम्स लगा रहा है, कुछ कर रहा है। ऑब्वियसली दिस इज इन डिजिटल डोमेन, this part this part is predominantly in analog domain, and that's the main thing. That's where we come in, क्योंकि जो सेंसर से जो आउटपुट आ रही है वो एनालॉग डोमेन में है, so we have to read it out in analog domain and then convert it into electronic domain, सही है। तो यहाँ से बात शुरू हुई थी। फिर हमने जो पहला बायो सेंसर देखा था, हाँ भाई ज्वाइन कर लिया बाकी लोगों ने जो रह गए थे? स्पाइकर रह गई है सिर्फ, बाकी तो सब आ गए।
चलो उन्हें मैसेज कर दो फिर से। सो इट वाज अ माइक्रो कैंटिलीवर, एक तरफ आप फिक्स हैं, देन इट्स अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो ये तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये पूरा फिक्स है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इज हियर, इट कैन मूव, क्योंकि यहाँ से सस्पेंडेड है, ठीक है, और यहाँ से फिक्स है सारा सारा। तो इट्स माइक्रो कैंटिलीवर, ठीक है। अब इस माइक्रो कैंटिलीवर के साथ हम क्या करते थे कि भाई इसके ऊपर वी वुड प्लेस जर्म्स समहाउ, ठीक है। अब अभी हम उन डिटेल्स में नहीं जा रहे कि हमें इसको कहते हैं बायो फंक्शनलाइजेशन ऑफ द सेंसर। बायो फंक्शनलाइजेशन, बायो फंक्शनलाइज किया, जर्म्स डाले, दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, हम अभी इसको सिंपली देख रहे हैं। बस जर्म्स बैठ गए, जर्म्स ने बैठकर अपने मास से स्ट्रेस वॉट एवर दे बेंड द स्ट्रक्चर। तो ये जो माइक्रो कैंटिलीवर था ये ऐसे टेढ़ा हो गया। अगेन आई एम ड्राइंग इट इन अ सिंपलीफाइड मैनर। नीचे आपका एक और इलेक्ट्रोड बैठा हुआ था भाई, आपने क्या किया था कि एक तार आप इससे उठाते थे और एक तार आप इससे उठाते थे। अच्छा, यहाँ बीच में क्योंकि इसने मूव करना था, सो दिस वाज ऑल एयर, दिस वाज एयर गैप। सो वी नो के एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक विद एन एप्सिलॉन आर ऑफ, उससे ढूंढ लेना, सही है। सो टू कंडक्टिव प्लेट्स, क्या है एप्सिलॉन आर भाई इरफान? चलो आवाज कर गई इरफान की, खैर खुद से ढूंढ लेना, सही है। सो टू कंडक्टिव प्लेट्स, दिस वन एंड परमिटिविटी दिस सर वन 1 होती है सेपरेटेड इसकी। बाय, हाँ, वैक्यूम की क्या होती है सर? वैक्यूम की और एयर की सर जो 1 ही होती है। गुड, सही है। सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एप्सिलॉन नॉट हियर, ठीक है। तो देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, दो कंडक्टर्स हैं। सो बेसिकली दिस इज लाइक अ कैपेसिटर, एंड दिस इज अ कैपेसिटर दैट कैन वेरी इफ यू प्लेस जर्म्स ओवर इट, सही है। अगर जर्म्स नहीं है तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ और है, सही है, और अगर जर्म्स हैं तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ और है। नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डोमेन प्रॉब्लम एंड वी कैन detect this delta C using our readout circuit and convert it into either delta V or delta I, सही है। तो हमने फिर क्या किया था, then we went on to define an equivalent electrical model of such a sensor। तो हमने कहा भाई देखो, अब ये कि जब तक तो जर्म नहीं है तो देयर इज अ कैपेसिटेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, लेट्स कॉल दिस टॉप प्लेट एंड देन द बॉटम प्लेट। इस फिक्स कैपेसिटेंस को कह देते हैं सी नॉट। फिर देयर इज अ वेरिएबल कैपेसिटेंस, इसको हमने कह दिया सी एम, जो कि इट्स चेंजिंग बिकॉज ऑफ द जर्म्स। फिर हमने कहा भाई ये जो बॉटम प्लेट है ना, इसकी नीचे यहाँ पर चिप का सबस्ट्रेट बैठा यहाँ पर, सही है, और चिप का सबस्ट्रेट जो है या सेंसर का जो सबस्ट्रेट है इज ग्राउंडेड, ठीक है। तो यहाँ बॉटम प्लेट से देयर इज अनदर कैपेसिटेंस एंड देयर ग्राउंडेड, इसको भी हमने पैरासिटिक की अनवांटेड कैपेसिटेंस है, हमें नहीं चाहिए, सही है। इसी तरीके से if we look at the top view of this sensor, टॉप व्यू में बना देता हूँ भाई साहब, ये कैंटिलीवर है, टॉप व्यू है, और इसके नीचे आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो जो फिक्स इलेक्ट्रोड है वो बैठा हुआ। अब अगर हम फ्रिंजिंग कंसीडर करें यहाँ से साइड से टॉप प्लेट की डाउन टू सबस्ट्रेट, फ्रिंज क्या होती है? अगर मैं यहाँ से अब नाउ फ्रंट व्यू, आई एम शोइंग यू फ्रंट व्यू, यहाँ से जो फ्रिंज है जो कि गोइंग डाउन टू द सबस्ट्रेट is going to give rise to another capacitance which is here at the top plate down to substrate, so we're going to call that CP2, ठीक है। So we came up with this equivalent electrical model के भाई साहब ये इसकी दो तीन जगहों पे पैरासिटिक्स फालतू लगी हुई हैं, एक फिक्स कैपेसिटेंस है एंड देन देयर इज अ वेरिएबल कैपेसिटेंस जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा आ गए सब कि नहीं आया, अभी भी मिसिंग है कोई? नहीं सर, सब आ गए। सही, गुड। तो इस इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल तक हम पहुंच गए थे। अच्छा, उसके बाद व्हेन वी आल्सो
try to answer this question, how to cross the domain. So yeah, for this we went back to some of the older science और हमने अपना जो basically BGS ID कर्व है MOSFET का वो बनाया था और उसका Q पॉइंट हमें याद आया था कि एक चीज होती थी which was defined by the DC VGS and defined by the DC ID. तो इसके जो coordinates होते थे were the DC VGS and DC ID. तो इस Q point पर रखकर then we used to apply a small signal. Small signal क्या होता था? That a small signal AC VGS apply करते थे and because of the larger slope here we used to get an IC AC ID change in drain current. सही है. तो हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रिकली इसको एक जगह बायस किया था अपने ट्रांजिस्टर को, उसके बाद हमने इसको इलेक्ट्रिकली एक्साइट करा था. अब हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, हमारे हाथ में एक सेंसर है और वो तो मैकेनिकली हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है. हम उसको डेल्टा सी में कन्वर्ट करके और फिर उस डेल्टा सी को डेल्टा वी में कन्वर्ट करके आगे जाना चाह रहे हैं. तो हाउ डू वी क्रॉस दिस डोमेन? हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई वी वुड बायस इट इलेक्ट्रिकली, bias the sensor electrically at Q. सेंसर को बायस कर दिया at a bias point Q. Of course, अब VGS को जब यूज होता था जब we are talking about a transistor. So अब बायस कैसे होगा? अब अगर मैं यहाँ पर बनाऊं आपके सेंसर और मैं इसको थोड़ा सा रोटेट लेफ्ट कर दिया मैंने, C0 CM, अगर यहाँ से देखो तो C0 का मैंने स्ट्रेट बनाया था, रोटेट लेफ्ट करके अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ. Then we have a parasitic here, then we have a parasitic here. So the point is that I would establish a bias between these 2 points from here to here. So let me just say यहाँ पर एक plus and then minus, and then I define this bias as V bias. क्या देता हूँ ये जो V bias है ये मैंने बेसिकली इसी तरीके से जैसे DC VGS दिया करता था मैं, मैंने एक DC V bias अक्रॉस द सेंसर दे दिया, इसको रख दिया एक ले जाके ऑपरेटिंग पॉइंट पे. इस V bias की वजह से क्या हुआ, कैपेसिटर्स आर ओपन सर्किट फॉर DC वोल्टेज, बट बिकॉज ऑफ दिस दे आर गोइंग टू स्टोर अ बायस चार्ज. सही है. तो एक बायस चार्ज स्टोर हो गया इसके अंदर, इस पूरे कैपेसिटर स्ट्रक्चर के अंदर. अब क्या हुआ भाई, सुकून से बैठे हुए थे, अब ये हुआ कि आपने जर्म डाल दिए और जर्म के डलने की वजह से दिस कैपेसिटेंस चेंज. तो अब की दफा हमने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो हम दिया करते थे वो नहीं दी, बल्कि मैकेनिकली हमने स्ट्रक्चर को हिला दिया. यहाँ पर जब ये स्ट्रक्चर यहाँ हिला तो ऑब्वियसली चेंज केम डाउन हियर. अब यहाँ तो VGS की वजह से ID चेंज आती थी, यहाँ कुछ और चेंज आएगी. अब वो चेंज क्या है, उसके मल्टीपल तरीके हम उस चेंज को उठाने के हमने एम्प्लॉय करे. सो हमने पहले थोड़ा सा बायो सेंसर समझा, माइक्रो कैंटिलीवर स्ट्रक्चर भी यूज किया, उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल बनाया, एंड देन वी बायस इट. नाउ वी आर कंसर्न कि भैया हाँ वो बायस पॉइंट के अक्रॉस चेंज तो आ रही है. हाउ डू वी पिक इट अप? सो द फर्स्ट अप्रोच दैट वी स्टडीड क्वाइट एक्सटेंसिवली was constant charge voltage freedom. सही. तो हमने ये जो इक्वेशन है Q is equal to CV comes from law of conservation of charge. तो हमने ये कहा कि भाई एक स्ट्रक्चर था ये जिसके अंदर के मैंने एक बायस चार्ज स्टोर करा था बाय अप्लाइंग अ V बायस. सही है. अब क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर जो था बेसिकली अगर मैं इसको मैकेनिकली बनाऊं तो ये नीचे वाला रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. सही है, जो कि हर तरफ से फिक्स है, कहीं से भी नहीं हिल सकता.
ऊपर वाले जो थे साहब वो शुरू में ऐसे सीधे थे और अब हो गया उल्टा, बैंड हो गए नीचे। तो पहले जो कैपेसिटेंस तीन के बीच में वो थोड़ी सी कम थी क्योंकि डी ज्यादा था, लेट्स कॉल दैट डी नॉट। अब यहाँ पर डी डेल्टा डी कर देते हैं, इसको चेंज हो गया, और यहाँ पर थोड़ा तो इफेक्टिवली जो दोनों प्लेट्स के बीच में डी है वो कम हो गया है और उसकी वजह से सी जो है वो बढ़ गया। तो अब आपने चार्ज स्टोर करा था एंड देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि भाई चार्ज ना तो तबाह हो सकता है ना कहीं जो है ना वो हो सकता है। हाँ, ये कि आप उसको चार्ज को ट्रेवल करा सकते हैं, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करा लें, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अभी तो हमने चार्ज को ट्रेवल ही नहीं कराया, हमने कैपेसिटिव स्ट्रक्चर के अंदर बंद करके रखा है। तो चार्ज फिक्स है, सी जो है वो ऊपर चला गया। अब सी जब ऊपर चला गया सो हाउ कैन क्यू रिमेन फिक्स ओनली इफ वी कम्स डाउन। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या करेगा, मतलब दिस कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट स्कीम इज बेस्ड ऑन दिस आइडिया कि आप चार्ज को कांस्टेंट रखें एंड इफ सी चेंजेस देन वी वुड अकॉर्डिंगली चेंज, और इस वी को उठा के आप आगे ले जाएं। सही है, सो दैट्स द आइडिया, बेसिक आइडिया ऑफ दिस स्कीम जो कि हमने पढ़ी थी अगेन फ्रॉम द पीएचडी थीसिस, जो कि तो ये तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है, इस कोर्स की कोई बुक नहीं है। तो ये हम मुख्तलिफ डिज़ाइन टेक्निक्स मुख्तलिफ जगह से उठा रहे हैं और उसका एनालाइज वगैरह करते फिर रहे हैं। सही है, तो रेफरेंस वॉज द पीएचडी थीसिस जो तुम लोगों को दी गई थी, और उसके जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं वो बिलाल एक दफ़ा से फिर शेयर कर देगा, और मुझे ऐसे ज़बानी याद नहीं है। सही है, कि हम कौन से आई गेस इट वॉज 2.2.2 जो सेक्शन। सही है, सर वो बिलाल फिर से बता देगा। जी सर, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ठीक। So how do we implement this constant charge voltage read out? पहला सवाल तो यही खड़ा हुआ था कि I have to redraw the sensor structure P naught Pm CP2 CP1 B bias। अब how do we make sure कि किसी जगह पे चार्ज कांस्टेंट रहे। देखो अभी किसी ग्लास में हमने पानी भरा है, हाउ डू वी मेक श्योर कि उस ग्लास में जब मैं आऊँ 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद तो वो उसके अंदर पानी उतना ही होगा। सही है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं उसमें जाहिर है उस ग्लास में कोई लीकेज ना हो, यानी कि उससे कोई करंट ना फ्लो करता हो। तो पहला करंट क्या कि भाई उसके नीचे कोई सुराख था, वहां से फ्लो करता था। वो सुराख क्या चीज़ होती है भाई साहब, डीसी करंट जिससे कि फ्लो करता है। सो दैट्स अ रेजिस्टर। सो आइडियल कैपेसिटर में तुम लोगों को पता है कि देयर इज नो रेजिस्टिव एलिमेंट। सो वी वुड हैव टू मेक श्योर कि जितने भी आर हैं, लेट्स कॉल देम आर बी, भी हम आगे इसकी वजह देखेंगे क्यों आर बी क्या है। जितने भी आर वगैरह हैं वो इतने बड़े हों कि या तो करंट बहुत छोटा है, यानी कि ग्लास में लीकेज तो है लेकिन वो लीकेज इतनी कम है कि मैं आता हूँ जब 1-2 घंटे के बाद तो वो जाहिर है पता ही नहीं चलता मुझे कि उसका लेवल जो है ना कुछ ड्रॉप हो रहा है। तो अब मैं कोई 10 दिन के बाद आता तो मुझे पता चलता है अच्छा खराब लीकेज है। तो या तो वो इतने बड़े हैं रजिस्टर्स कि उनसे गुजरने वाला करंट इतना छोटा है कि आपको पता ही नहीं चलता कि चार्ज में कोई कमी आई। दूसरा ये रजिस्टर है ही नहीं। तीसरा क्या, ग्लास में से भाई साहब हो सकती है इवेपोरेशन, ये तो मतलब कोई लीकेज तो नहीं थी लेकिन ये शो यानी कि कैपेसिटर के भी अड़ोस पड़ोस में कोई वायरलेस जो है कपलिंग, एसी कपलिंग ना हो। ये वायरलेस तो फिर मैं अभी गलत नाम ले गया। देयर शुडंट बी एनी एसी कपलिंग विद द कैपेसिटर जो कि कहीं और चार्ज एसी कपलिंग के थ्रू निकल जाए। सही है, तो अब जाहिर है इसके अड़ोस पड़ोस में ऐसा कुछ नहीं है जिससे एसी कपलिंग हो, हमें कोई रजिस्टर भी नहीं नजर आ रहा है। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन हैव समथिंग हियर जो कि यहाँ जब वोल्टेज चेंज हुआ करेगा सीएम के चेंज होने से यहाँ पर जो भी इस पॉइंट पर जो डेल्टा वी आया करेगा इसको वो रीड आउट करे और बाहर रख दे इधर वी आउट के तौर पे। तो पहली रिक्वायरमेंट जो हमने अब खड़ी करी है, हमने यही कहा है कि भाई साहब चार्ज हैज टू प्रिजर्व, चार्ज कैन नॉट एस्केप।
पहली जो चीज नजर आ रही है कि यहाँ पर जो भी सर्किट होगा उसकी जो आर इन है दैट शुड बी एज गुड एज इनफाइनाइट। सही है। तो हमने यहाँ पर कहा अच्छा चलो यार ठीक है, चलो एक हम कंपोनेंट लगा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं पी एम, द प्री एम्पलीफायर, और हम कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे जिसकी ये आर इन बहुत ज्यादा हाई है एंड फाइनाइट है। सो चार्ज की जो कांस्टेंट चार्ज वाला जो assumption है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा उसके बाद हमें फिर एक और टेंशन ये खड़ी हुई थी कि यार पहला तो चलो ये आरबी था, डज दिस सर्किट हैव अ डीसी सोल्यूशन। डीसी सोल्यूशन क्या होता है कि भाई आप सर्किट को डीसी पर ले जाएं और हर नोड जो है इट शुड बी एट अ नोन वैल्यू। आप डीसी पे ले गए, तमाम कैपेसिटर्स ओपन सर्किट हो गए जाहिर। यहाँ पर क्या है डीसी वैल्यू, भाई वी बायस है। यहाँ पर क्या है, ये प्री एम्प्स आप जो भी है इनपुट को उठा के मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे और किसी ना किसी तरीके से डीसी को कॉमन मोड पर अपना, मतलब इधर मैं अगर कह दूं, अब ये तुम लोगों को अभी शायद पूरी बात समझ में ना आए, ये हमें एनालॉग के कोर्स में वापस जाएंगे तो समझ में आएगी। कॉमन मोड मेंटेन्ड बाय प्री एम्पलीफायर। कॉमन मोड जो है ना वो प्री एम्पलीफायर खुद से मेंटेन कर रहा है। चलो मान लेते हैं कि बाहर भी एक डीसी है। Who is defining the DC value here at this node? No one is actually defining। सही है। कैपेसिटर्स को डीसी पे ओपन सर्किट हो गए, ये नोड वी बायस पर है, ये फ्लोटिंग है। अब जब फ्लोटिंग है देन इट कैन बी एनीवेयर। इफ इट कैन बी एनीवेयर, फर्ज करो ये खुद भी वी बायस पे पहुंच गई पहलती, तो यहाँ भी वी बायस है, तो ये तो बायसिंग ही हमारी खत्म हो गई। फर्ज करो ये जीरो से नीचे चली गई तो ये तो बायसिंग ही बढ़ गई। सही है। तो हम तो यहाँ से प्लस माइनस वी बायस करना चाह रहे थे ना, सो वी हैव टू डिफाइन अ डीसी बायस पॉइंट है। डीसी बायस पॉइंट कैसे डिफाइन होता है भाई साहब? with a DC element, which is R bias. That's why we call it RB or R bias. Now this R bias, we talked about it but many times. Okay, this has to be very much larger than 1, ताकि इसके थ्रू चार्ज लीकेज जो है, the I leak should be approximately equal to 0. So yeah, so R bias should be seriously larger than 1. तो यहाँ हम पहुंचे थे कि हाँ जी आर बायस को लगाना है, शुड बी वेरी मच लार्जर, प्री एम्प बनाना है, आर इन शुड बी वेरी हाई, आइडियली इनफाइनाइट। इसको फिर हमने थोड़ा सा एसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी देखा था, एस डोमेन में एनालिसिस करके। जब हमने एस डोमेन में एनालिसिस करी इसकी, तो अब पूरा तो इक्वेशन तो नहीं निकाल रहा मैं अभी दोबारा। दिस इज योर ओमेगा एंड दिस इज ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहा हूँ, बोर्डे प्लॉट। तो इफ यू जस्ट लुक एट इट सिंप्लीफाइड तरीके से, अगर इस चीज को देखो, एक कैपेसिटर एंड देन दिस रजिस्टर एंड देन बेसिकली नथिंग हियर। सही है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ जीरो। सही है। तो इसका अगर तुम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो कि वी इन यहाँ है और वी आउट यहाँ है, डोमेन में इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो, वो आता है एस आर सी ओवर 1 प्लस एस आर सी। सही है। सो देयर इज अ जीरो PS अगर कर दूंगे and then there is a pole। तो ये जीरो कहाँ है? at DC, and then there is a pole here at frequency equal to 1 over RC। तो ये, तो जब इस टाइप के ट्रांसफर फंक्शन को प्लॉट किया जाता है तो ये रहा DC और ये रहा यहाँ पे पोल। so we get something like this। अच्छा अब यहाँ से फिर वही सिलसिला खड़ा हो जाता है कि भाई व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सिस्टम, तो हम कहते हैं हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स चाहिए। फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स क्या होता है कि मेरे सिस्टम की बैंडविड्थ है फर्ज करो इतनी, मुझे उसमें कांस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए उसमें अपने सिस्टम में। अच्छा अब हमने ये भी देखा था कि जो बायो सेंसर्स हैं दे टेक फ्यू, मतलब मिनट्स टू कंप्लीट देयर ऑपरेशन। तो अगर ये 1 सेकंड लेते तो इनकी बैंडविड्थ होती 1 हर्ट्ज। अब अगर फ्यू मिनट्स ले रहे हैं so we are talking about a bandwidth of millihertz। so अगर millihertz में हम जा रहे हैं so we would like this response to become flat very early,
like in millihertz. तो ये अब वो if you want this pole to go towards such low frequencies, you need a very large R, a very large product of R and C. C जो है भाई वो तो सेंसर डिफाइन करा है, ठीक है, वो तो सेंसर अपने नखरे देखेगा, अपने मसले देखेगा, वो तो आपके हाथ में है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे के हाथ में आर है. सो we need to make R very large, and this is also written here कि I leakage के perspective से भी देख लिया, it should be pretty large, and then the pole defining the corner here when the AC response should be at very low frequency, so R should be very large. ठीक है, ये हमने देख लिया. अब उसके बाद हमने कहा कि चलो यार हम कुछ बना लेंगे जिसका आर इन हाई होगा, आर बायस भी यार हम बना लेंगे जो कि बड़ा होगा, हाई वाई होगा, सब कुछ होगा. अब हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दिस इशू, ये जो पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस हैं, तो ये तो चलो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ. इनका क्या इफेक्ट था. सो वी वर कंसर्न के CP1 और CP2 क्या करते हैं भाई. अच्छा, अब CP1 जो है ना वो तो एक तरफ, CP1 का जो हाल है, एक तरफ ही बायस लगा हुआ है, सही है, और एक तरफ ग्राउंड लगा हुआ है इसमें. तो ये तो दोनों तरफ से एक ही जगह फिक्स हुई है, और जाहिर है इसके पास तो हिलने का सवाल ही नहीं. मतलब एक वोल्टेज सोर्स की जैसे हमने बात करी थी, व्हाट इज अ वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज सोर्स ये होती है जो इंतहाई लो इम्पीडेंस के थ्रू किसी जगह पर चार्ज का लेवल डिफाइन कर रही है. वोल्टेज सोर्स लगी हुई दोनों जगह पर, तो ये तो नहीं हिल सकती. What about CP2? CP2 भाई साहब एक जगह तो लगी हुई है ग्राउंड पर, so that's good. However, this node is our sensing node. अब जब ये नोड बेसिकली जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस करती है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि भाई आपने चार्ज स्टोर करा था, अब CM चेंज हुई, जब CM चेंज हुई है तो अब वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और उसकी वजह से वोल्टेजेस नए आएंगे, सही है. तो अब जब वो वोल्टेजेस नए आने लगते हैं तो CP2 साहिबा जो हैं वो सेंसिंग नोड से उठा के कुछ करंट लीक कर जाती है, नीचे ग्राउंड में फेंक देते हैं. दिस इज अ लीकेज व्हेन सिग्नल कम. So this thing destroys our sensitivity. ये भी हमने फिर देखा था, सही है. तो हम फिर पैरासिटिक कंपनसेशन की तरफ हम चल पड़े. वही पैरासिटिक कंपनसेशन, अभी हमने ये काम छोड़ दिया था कि प्री एम्प कैसे बनेगा, आर बायस कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. पहले हमें ये था यार पैरासिटिक कंपनसेट करा दो, सही है. सो वी आर स्टिल कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट कर रहे हैं हम, और इसके अंदर हम वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट parasitic compensation. So the first technique that we saw was, again I have to draw the sensor. So यहाँ आपकी दफा हमने ग्राउंड हटा दिया. Does this, if we have a pre-amplifier जिसका gain 1 है, and if we bootstrap it, so this is something that we call as 1T, single terminal bootstrapping, सही है. तो हमने क्या कहा, ये C0 है भाई, ये CP1 है, ये CP2 है, और ये CM है, सही है. This is our sensing node. Let's call this VM. ये pieces में भी VM है. सिंगल टर्मिनल बूटस्ट्रैपिंग क्या है कि ये आउटपुट आता है इधर से. अच्छा, the point to consider here is कि the pre-amplifier has a gain of 1. So जो VM है, V out is approximately equal to VM because of this fact.
जब वी आउट और वी एम बराबर है और इस चीज के थ्रू आप ले जाकर CP2 पर यही कनेक्ट कर देते हैं, तो CP2 के एक तरफ वी एम है और दूसरी तरफ भी वी एम है इस फैक्ट की वजह से। सो जब CP एक कैपेसिटेंस की दोनों तरफ वोल्टेज बराबर हो जाए, देन दैट कैपेसिटेंस इज एक्चुअली नो मोर देयर। ज्यादातर सर्किट एलिमेंट्स के साथ यही होता है, रजिस्टर के दोनों तरफ वोल्टेज बराबर कर दो, कहानी खत्म है। सारा गेम ही पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा होता है। तो जब दोनों तरफ वोल्टेज बराबर हो गया, दैट कैपेसिटेंस इज नॉट देयर एनी मोर। सही है। सो वी कॉल दिस वन टर्मिनल सिंगल टर्मिनल बूटस्ट्रैपिंग। सही। ये तो हमने CP2 तो निकाल दिया। हाँ, अलबत्ता हमें ये पता चला कि यार जब ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट किया करता था, एक तो ये पीते थे हजरत, ये तो हमने कर दिया नलीफाई। दूसरा ये हजरत भी पी रहे थे, बिकॉज DC मीन्स AC ग्राउंड। तो अगर AC की परस्पेक्टिव में देखो, दिस इज ऑल्सो ग्राउंड, यहाँ खाली DC वोल्टेज लगा है, यहाँ पर भी एक लीकेज है। अब सी नॉट का भी कुछ करना होगा। इसकी फिर तुम लोगों ने कुछ एक्सप्रेशंस ड्राइव करेंगी, क्योंकि मैं लिख यहाँ देता हूँ, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। ये नीचे से जब हम विदाउट बूटस्ट्रैपिंग कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट, यहाँ मैं लिख देता हूँ नो बूटस्ट्रैपिंग, उसमें सारी कहानियां ही आ जाती हैं। उसमें CP2 भी आ जाता था, प्लस C नॉट भी आ जाता था, सही है। हाँ, और फिर प्लस CM भी आ जाता था। तो ये दोनों मिलकर C नॉट and CP2, they're actually really larger than the signal sensitive capacitance CM। ठीक है। तो ये दोनों मिलकर सेंसिटिविटी का कबाड़ा किया करती हैं, और ये बहुत ही छोटा सा रेशियो बनता था। ये VB से मल्टीप्लाई होता था और V आउट छोटा सा आता था। जब हमने सिंगल टर्मिनल बूटस्ट्रैपिंग करी है, जिसको हमने कहा 1TBS, तो उस ऊपर टर्म सेम रही थी। ये तुम लोग डराइव कर चुके हो, दोबारा से कर लेना। थीसिस के अंदर डराइव हुई है, पेपर के अंदर डराइव हुई है, जगह जगह। तो हमने क्या किया कि हमने CP2 तो हम रिमूव कर गए, C नॉट अभी भी हमारे हलक में फंसा रह गया, और CM भी फंसा रह गया। सही है। So then we went on to find out a way कि जिसमें हमें C नॉट से भी जान छुड़ाने की कोई जो है वो मिले। So we went for 2T bootstrapping, टू टर्मिनल या डबल टर्मिनल बूटस्ट्रैपिंग। उसमें हमने, मुझे फिर ये ड्रॉ करना पड़ेगा, अगेन द सेम थिंग, आउटपुट को इधर लाके लगाया। दिस टाइम वी जस्ट डिफाइन द बायस ऑन फिक्स्ड प्लेट on this side. Through another, this is another RB, let's now call this RB1। अच्छा, ये यहाँ पे भी लगा हुआ था, कोर्स इसके बगैर काम नहीं चलना है, लेकिन इट वाज irrelevant at that point। सो पहले हमने डायरेक्टली लगाया हुआ था ये बायस सबकी दफा। अब क्या हुआ, ये बूटस्ट्रैपिंग, ये वही पुराना वाला तरीका है। इसने इसको तो CP2 को तो नलिफाई कर दिया, दोनों तरफ वोल्टेज बराबर कर दी, कहानी खत्म। C नॉट को कैसे नलिफाई करा है कि इस वोल्टेज के थ्रू आया, एंड नाउ देयर इज दिस पैरासिटिक कैपेसिटेंस, अगर देयर इज दिस कैपेसिटिव वोल्टेज डिवीजन, यहाँ पर वोल्टेज आएगा, अज्यूमिंग CP1 इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू C नॉट। तो ये सारा का सारा वोल्टेज जो है कैपेसिटिव डिवीजन का फॉर्मूला लगा लेना, यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। सो अब की दफा हमने क्या किया है कि पहले तो एक तो यहाँ पर हम VM था और यहाँ V आउट था, एंड देन V आउट इज ऑल्सो इक्वल टू VM। यहाँ पर भी हम VM ले आए थे और अब यहाँ पर भी VM ले आए। ये तो फारिग हुआ ही था। अब की दफा जब इसके भी दोनों साइड पर वोल्टेज सेम हो गया, तो ये भी जो है कंपनसेट हो गया अगेन, assuming के the game was on। तो जब इसकी एक्सप्रेशन हमने निकाली थी टू टर्मिनल बूटस्ट्रैपिंग की, and that was CMVB over 1 plus CM। That is something that was good। सर CP2 वाली चीज CP2 वाली चीज समझ आ गई किस तरीके से रिमूव हो रही है। सर CP1 को तो वापस रिपीट कर देंगे एक दफा। भाई देखो, असल में मसला था C नॉट का। C नॉट की यहाँ VM था, अगर हम यहाँ पर भी VM ले आए ना, जी सर, तो
ये भी इनफेक्टिव हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अब आप चले, पहले तो आप क्या करते थे, जब आप C1 से यहाँ पहुंचते थे ना, जी जी तो यहाँ तो दिस वाज कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज। बिल्कुल बिल्कुल डीसी वोल्टेज जो है ना, वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एसी ग्राउंड, बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट लाइक इट इज एसी ग्राउंड। बिल्कुल तो बिल्कुल दिस वाज ग्राउंडेड, यहाँ तो हमेशा ग्राउंड होता था सही है। और यहाँ वीएम होता था, तो C0 को हमेशा अपने गिर्द पूरा वोल्टेज स्विंग नजर आता था। बिल्कुल 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 इस दफा आपने क्या किया कि आपने रास्ते में डाल दिया एक रजिस्टर बड़ा, सही है। एंड डीसी इज नाउ decoupled बाय दिस रजिस्टर। ठीक है। अब आप जब इस नोड को आप यहाँ वीएम लाए, अब यहाँ यहाँ अगर तुम देखो ना, यहाँ देयर इज अ कैपेसिटिव वोल्टेज डिवीजन, दो कैपेसिटर सीरीज में आ रहे हैं। अज्यूमिंग कि CP1 बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर मैं कैसे बताऊँ, कैपेसिटर और रेजिस्टर्स को उल्टा होता है ना, मतलब ये कर लेना कैलकुलेशन, 2 मिनट की कैलकुलेशन है, ठीक क्या है। नहीं कर रहा। ठीक तो है। यही होता है भाई, जब दो रेजिस्टर्स का निकालते हो वोल्टेज डिवीजन, so if R2 is really large as compared to R1, so V2 is almost equal to V1। बिल्कुल 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 ये होता है ना, सारा वोल्टेज बिल्कुल ड्रॉप यही बिल्कुल होता है, बिल्कुल 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 सही है। बिल्कुल इधर क्या है कि इफ दिस इज लार्ज, तो फिर सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, यानी कि सारा सिग्नल इससे गुजर के इधर पहुंच जाएगा। अच्छा अच्छा ये अच्छा कर लेना तुम, हाँ, सही। एस डोमेन में करके देख लेना। ठीक है सर ठीक है ठीक है। वो आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये अभी डीकपल है, डीसी ने इसको चिपकाया हुआ नहीं है ऐसे जैसे इधर चिपकाया हुआ है, ठीक है। तो अब ये इधर पहुंच गया और इधर इसने इधर भी वीएम क्रिएट कर दिया। अब ये डीसी हरकत में आएगा, इसको वापस खींचेगा, लेकिन बहुत स्लो हरकत में आएगा, जो कि इस दौरान आपका काम हो चुका होगा। सही है। ठीक है। तो वो वाली, अब ये एक्सप्रेशंस जो हैं, ये तुम लोग खुद से ड्राइव भी कर चुके हो, जी दोबारा जी से कर जी लेना, पीसेस में देख लेना, ये मैं तुम लोगों के सिर्फ रेफरेंस लिए पिक कर रहा हूँ। तो हमने कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट स्कीम पढ़ी, उसके बाद हमने उसकी बूट स्ट्रैपिंग का तरीका देखा, उसके बाद हम आए कि भाई ये प्री एम्पलीफायर बनवा दो यार जरा, कि अब ये कैसे बनेगा। तो वी वेंट ऑन टू डिजाइन सोर्स फॉलोअर स्टेज हमने बनाया था, सही है। उसमें यही था। अब मतलब मैं इस वक्त बहुत तेजी से रिव्यू कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों से चीजें पूछ नहीं रहा हूँ, वरना ये तुम ही लोगों ने बताना था कि किस एम्पलीफायर का गेन वन होता है। ऑफ कोर्स कॉमन ड्रेन का गेन, स्मॉल सिग्नल गेन जो है ना, वो वन होता है। हमें जो मेन चीज है, वी वांट अ गेन ऑफ वन, सही है। और उसकी क्या वजह है, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, तो भाई इट्स काइंड ऑफ अ फीडबैक, आउटपुट कमिंग बैक टू द इनपुट, एंड दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक दिमाग में आती, क्या आता है दिमाग में? लीका वाले हैं भाई, कोई इधर बैठे हुए? ऑसिलेटर। हाँ, व्हाई डज ऑसिलेट रिक्वायर पॉजिटिव फीडबैक? मेक गेन वेरी वेरी लार्ज। हाँ, मतलब तो बहरहाल पॉजिटिव फीडबैक मींस ऑसिलेशन सिस्टम सप्रेस नहीं होती सैचुरेशन, है, सही इससे है। बढ़ती है। मतलब सिस्टम को सैचुरेट कर देता है पॉजिटिव फीडबैक, आउटपुट उठा के इनपुट पे ठोकता रहता है, फिर आउटपुट आती है उसको फिर इनपुट पे ऐड कर देता है, सो इट सैचुरेट्स द सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिर्फ एक सूरत में चल सकता है, इफ योर क्लोज लूप गेन is less than 1. That's why we are very careful. We are not saying it is equal to 1, it is equal to 1. सही है, it is approximately equal to 1. और यहाँ पर तुम लोगों को नजर भी आएगा कि जब हम सोर्स फॉलोअर बनाते हैं, तो हमने बहरहाल बेसिकली सोर्स फॉलोअर एक बनाया, हमने कहा भाई PMOS यूज करेंगे, तो दिस इज आवर VM, एंड दिस इज लेट्स से इसको हमने R सोर्स पे कनेक्टेड है, R सोर्स कह दिया, VDD, and this is obviously a Vout. So the Rn of this guy is pretty high, it's almost infinite, क्योंकि कैपेसिटिव है इधर। its Rout is actually equal to Rout, जब आप इधर झाँकते हैं Rout, ये खुद निकालना घर में, मतलब I'm just going over this quickly, parallel with RS। तो ये यहाँ नीचे से 1/GM नजर आ रहा था, ऊपर RS नजर आ रहा है। So assuming कि RS is pretty much larger than 1/GM, so Rout is approximately equal to 1/GM. So a source follower has a low Rout and a high
are in. So that's another name for a voltage buffer. Is providing voltage buffering as well. ठीक है. अच्छा, इस टाइप के सोर्स फॉलोअर में दिस इज प्रोन टू नॉन लीनियरिटी. वो फिर अभी मुश्किल हो जाएगा, तुम लोगों को काफी आगे भी चले जाना पड़ेगा नॉन लीनियरिटी एक्सप्लेन करने के लिए. So, but then what we did is that we replaced this RF with a constant current source. This is VM, this is the out, this is the bias current. So basically this thing is just behaving like an ideal current source. So yes, so this is just giving I bias for the preamp. इसका और किसी करंट से कोई ताल्लुक नहीं है. दिस इज द बायस करंट फॉर द सोर्स फॉलोअर. सही. तो अब जो सोर्स फॉलोअर की आउटपुट एक्सप्रेशन बनती है दैट इज इक्वल टू वीएम प्लस, अगर इसको डिवाइस 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, प्लस वीटीएच 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आई बायस प्रीएम्प divided by let me write it completely, mu and C of W by L of 1. सही है. अब ये I would again recommend you guys go and read Cedar Smith. सही है, if this expression is confusing you. ठीक है. और वो जो नॉन लीनियरिटी वाली बातें हैं, ये हम ना कभी जब हम एनालॉग वाले कोर्स पे पहुंचेंगे, प्रोन टू नॉन लीनियरिटी, तो ये लिख लो, याद रख लो. वी वुड टॉक अबाउट इट जब हम वहाँ पहुंचेंगे. हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, एनालाइज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे. तो हमने एक सोर्स फॉलोअर देख लिया था और इस फॉर्म में. तो हमने जब एनालिसिस करी है इसकी, हमने एसपीएफ का गेन निकाला है, जब डेरिवेशन करी है उन्होंने असाइनमेंट में, हमने नॉइस को अज्यूम कर लिया था कि 0 है. ये उस समय जान छुड़ा ली थी और मामला को लेके फिर हम आगे चले गए. So then we came down with another trick. हम जो है, so अभी तक constant charge voltage readout था. Now we are going to say कि constant voltage charge readout. Yeah. So this is constant voltage charge readout. अब इसमें हमने किस तरीके से किया, हमने कहा यार कि हम एक लगाते हैं एम्पलीफायर जिसका कि गेन इज सीरियसली लार्जर देन 1, जैसे कि जनरली होता है. माइनस प्लस टर्मिनल होता है, एक आउटपुट होती है. हमें इस टाइप के एम्पलीफायर हमें मिलते हैं, सोर्स फॉलोअर तो हमें खुद बनाना पड़ेगा. सो ये, सो हियर इज योर सेंसर अगेन, सी नॉट अगेन, सी एम again, what was this, CP1, this was CP2, and then this was V bias. ठीक है. इधर हमने फिर जो है, जो भी हमें इधर वोल्टेज चाहिए वी एम नोड पर, वी कैन गिव दिस हियर. तो नो पता है, जब नेगेटिव फीडबैक लगता है, नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, ये नोड इस नोड को ट्रैक करती है और वही वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली इधर लाके डीसी में रख देती है. सही. ये तो हम मतलब लीका वगैरह में हम नेगेटिव फीडबैक वगैरह का ये सब कुछ हम पढ़ते हैं. अच्छा, फिर इसका हमने कहा भाई साहब, सो वी हैड टू कम अप विद सीएफ फीडबैक. भाई साहब डीसी सॉल्यूशन, डीसी डिफाइन, most probably V out is controlled by this amplifier. Fine. Who controls this node? Again, the DC here is not defined. Here, so हमने यहाँ पर added a capacitor which is RF, and then again we realize कि इसका जो transfer function है in S domain is still having a pole that is 1 over RF and CF. I leave this numerator to you. ऊपर क्या बैठा है तो ये वो खुद से लेकर आना, जरा पता चले. बहरहाल it wouldn't be such a big deal. उधर आएगा V bias
सी नॉट प्लस सी एम आएगा। सही है, तो फिर डेरिवेशन भी तुम लोगों ने करी हुई है असाइनमेंट में, और ये दोबारा से थीसिस में देख लेना। दिस इज चैप्टर 3 ऑफ द क्रेफर्ड थीसिस। सही है। अच्छा, इसके अंदर जब हमने एनालिसिस करी ना, तो एक तो हमें ये पता चली है भाई साहब, इस पोल को वी अगेन नीड एन आरएफ दैट हैज टू बी सीरियसली लार्जर देन 1, वरना ये पोल फिर आपका साइड बैंड रिस्पॉन्स नहीं आने देगा, और हमें यूं चाहिए और ये इस टाइप का कुछ लगा देगा। सही है, ये तो हमने ये देख लिया। ऊपर हमें पहली दफा में एक ये थोड़ी सी पॉजिटिव हैरत हुई कि देयर इज नो CP2। सो CP1 तो खैर चलो इस वजह से गायब है, इसको हम यहाँ ग्राउंड कर देते हैं। CP1 इसलिए गायब है, यहाँ भी फिक्स है भाई, यहाँ भी फिक्स है, कर ही नहीं रही, गायब हो गई। CP2 जो कि VM नोड में से चार्ज खा जाया करती थी, इधर से जब चलता था तो ये पी जाती थी इस चार्ज को, वो गायब हो गई, एक्सप्रेशन आई नहीं है। तो दैट इज द पॉइंट वेयर वी रियलाइज कि भाई साहब इसको हम कहा करते थे वर्चुअल ग्राउंड नोड, क्योंकि दिस यूज्ड टू ट्रैक दिस पॉइंट, दिस नोड। इसकी जो स्विंग हुआ करती थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी आउट डिवाइडेड बाय ए, एन इन्वर्टेड। वी आउट अगर 1 वोल्ट है, ए 1000 है, so this was just 1 मिली वोल्ट। अब 1 मिली वोल्ट में अगर वोल्टेज चेंज होता है तो इतना छोटा सा वोल्टेज चेंज जो है CP2 के अक्रॉस, इट एक्चुअली मेक्स इट इनइफेक्टिव। सही है। अब ये हुआ क्या भाई, डिटेल में हमने बात की, एक दफा फिर से जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नोड यहाँ कोई चेंज लाई, और यहाँ देयर इज अ वेरी हाई गेन सिटिंग है, सो दिस नोड इज वेरी सेंसिटिव। इसने फौरन उस जरा सी चेंज पर ही उठा कर आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, और उसके बाद एक नेगेटिव फीडबैक लगाया, उसने कहा बस ठीक है, अब मजीद हिलने की जरूरत नहीं है। जब मजीद हिलने की जरूरत ही नहीं है तो ये साहब जो है अभी इंतजार ही करते रहे कि मेरे गिर्द जरा वोल्टेज डिफरेंस तो आए और फिर मैं चार्ज भी हूँ। तो वोल्टेज डिफरेंस आया, लेकिन कितना आया, डिवाइडेड बाय ए, एंड ए इज क्लोज टू 1000, मतलब अबव 1000, एटलीस्ट 1000। तो जाहिर है वो 1 वोल्ट को भी अगर आया था चेंज, तो 1 मिली वोल्ट आया इसको नजर, तो ऑब्वियसली वो एक फ्रैक्शन लीक हुआ चार्ज, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब नहीं फर्क पड़ा, जाहिर है वो इनइफेक्टिव हो गया। अच्छा, हाउ इज दिस कांस्टेंट वोल्टेज? कांस्टेंट वोल्टेज क्या है भाई? देखो, इस CM इज द गेम ना, इसके यहाँ है वी बायस, और यहाँ आप वर्चुअल ग्राउंड से आप यू कीप इट ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली वेयर एट VM। तो इसके गिर्द हमेशा जो है वोल्टेज इज फिक्स, दे नॉट लेटिंग वोल्टेज चेंज है। जैसे ही कोई चार्ज का चेंज आता है, इस चार्ज को उठाकर इट टेक्स इट थ्रू दिस CF, सही है, और इट प्रोड्यूसेस अ वी आउट। सो चार्ज को उठा के रीड कर लेता है, वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता। सही है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट। इसी से रिलेटेड जब तुम लोग लेक्चर खोलोगे पिछला, वो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, उसके अंदर बहुत मैंने स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया है कि भाई एक ग्लास है, दूसरा ग्लास है, एक जगह है, वो तो तमाम एनालॉजीज जो है ना वो दी हुई है उधर, तो वो खोल कर देख लेना वो लेक्चर। उम्मीद है कि वो समझ में आ जाएगा। अगली चीज हमने ये देखी थी, उसके बाद हमने अपना थोड़ा सा जो है टेंशन डाइवर्ट करी थी। हमने एक PCR सिस्टम को एक लेक्चर में तुम लोग स्क्रीन शेयर करी है, वो नज़र आ जाएगी, पोस्ट पर देख लेना कि किस तरीके से इसमें जो है बायोलॉजिकल सैंपल्स की टेस्टिंग होती है। पॉलीमरेज फिर चेन उसमें हमें ये, हाँ, तो उसमें हमें ये पता चला था कि वी नीड इमेजर्स फॉर द फाइनल जो है ना डिटेक्शन। तो अब इमेजर्स भी बेसिकली दे आर काइंड ऑफ सेंसर जो कि ऑप्टो इलेक्ट्रिकल साइड पर गिरते हैं फिर जाकर। सही है, वो इमेजर्स में हम फिर शुरू हुए थे। अगेन आई एम गोइंग क्विकली ओवर दिस, वो लेक्चर्स खोलना, उसमें डिटेल्स होंगी। सो वी कंसीडर्ड रिवर्स बायस डायोड। रिवर्स बायस डायोड जब होता है, रिवर्स बायस डायोड कैसे होगा? जब मैंने यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, BB कोई बायस दिया है इसको, तो इट्स रिवर्स बायस। So there is still a current flowing that is equal to IS of the diode, which is the reverse saturation current. So yes, which is very small.
it can be in femtoamperes range to picoamperes range. ठीक है, very small amount of current. तो आपने एक डायोड को रिवर्स बायस किया, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसको लाइट पे एक्सपोज करते हैं, इस पर फोटॉन्स आके स्ट्राइक करते हैं। अब जब रिवर्स बायस हुआ हुआ डायोड, तो भाई साहब ये इसका वैलेंस बैंड है और ये इसका कंडक्शन बैंड है, देयर इज अ ह्यूज बैंड गैप, जो कि आप क्या किया करते थे, फॉरवर्ड बायस ही बैंड गैप खत्म किया करते थे। अब आपने रिवर्स बायस किया है, बैंड गैप अपनी जगह, और वो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ टहल रहे हैं। अब आपने एक फोटोन को आने दिया, इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करने दिया, इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी, इट क्रॉस्ड दिस बैंड गैप एंड केम इनटू द कंडक्शन बैंड एंड रिजल्टेड इन अ करंट नोन एज फोटो करंट। जब ये फोटॉन्स आकर इस डायोड से टकराए हैं, we are now going to have a new type of current known as the photocurrent. This photocurrent is large. This is in nanoamps. So this is pretty larger than IS, at least orders of magnitude larger than IS. सही है, ये वो फोटो करंट है जो कि हमें आगे डिटेक्ट करना है. So this is a very different type of sensor as compared to the previous cantilever sensor, जिसके अंदर के we needed to detect डेल्टा सी और डेल्टा वी की तरफ ले जाना होता है. सही है, तो डेल्टा सी को भी हम एक डेल्टा वी में कन्वर्ट करके एंड देन वी यूज्ड टू रीड आउट डेल्टा वी, हम रीड आउट कर लिया करते हैं. दिस टाइम वी हैव टू रीड अ करंट सिग्नल हियर. अब ये इस पर बड़ी बहस हुई थी, बड़ी सवाल जवाब भी मैंने तुम लोगों से पूछे थे, उन्होंने जवाब दिए थे. हियर आई एम जस्ट पुटिंग इन द कंक्लूजन, हियर वी वांटेड टू गो फॉर अ वेरी हाई इनपुट इंपीडेंस, क्योंकि हम वोल्टेज रीड आउट कर रहे थे. हम ये चाहते थे कि भाई करंट खर्च करे बगैर ही वोल्टेज जो है रीड आउट हो जाए. इधर इशू ये है कि व्हेन यू रीड आउट अ करंट सिग्नल यू नीड अ वेरी लो आर इन, वरना करंट आपकी तरफ तो आएगा ही नहीं. फर्ज करो ग्लास को दूर से देखकर तुम देखना चाह रहे थे ग्लास के पानी का लेवल क्या है, तो जाहिर है तुम बेस्ट यही चाहोगे कि उसमें से कोई पानी फ्लो ना करवाओ और लेवल डिटेक्ट कर लो, विच इज वोल्टेज रीड आउट. हाँ, तुमसे कोई ये कहता है कि नहीं भाई आप मुझे बताएंगे यहाँ से पानी बह कितना रहा है, अब दूर से देखे देखे तो नहीं बताया जा सकता. तो नाउ यू वुड कम इन द पास्ट कि पहले अपनी तरफ बुलाओगे कि तुम्हारी तरफ से पानी बहे, फिर तुम बताओगे कि हाँ जी इतना बह रहा है. तो जब तुम अपनी तरफ बुलाने के काबिल ही नहीं होगे विद अ लो आर एन, तो कैसे बात बनेगी. सो दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ रीड आउट. reference here was an imaging paper shared. सही है बिलाल, तो एक दफा फिर से लोगों को रीशेयर कर देना. ठीक है सर, ठीक है. और उसके जो सेक्शंस थे जी जी जी, जो हमने उसमें ठीक है सर, मैं कर दूंगा. सही है. So from there we came down to this topology, read out topology, direct injection, source follower topology. इसके अंदर हमने कहा भाई साहब एक करंट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एक रिवर्स बायस फोटो डायोड लगा, यहाँ ग्राउंड है. तो ये अगर इसको रिवर्स बायस करना है तो यहाँ एक इंश्योर करना है कि इट इज बायस्ड लाइक दिस. सो अब ये आपको एक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट आप देखें तो कन्वेंशनल करंट देखें तो आप ऐसे, इलेक्ट्रॉनिक करंट देखें तो वो अंदर आ रहा है. सही है. सो अब नाउ वी नीड something that has a low input impedance. Again we realize कि भाई साहब अगर हम एक कॉमन गेट एम्पलीफायर लगाएं तो यहाँ VB2 दे दूं, so the input impedance looking inside this thing is, अगर इसको डिवाइस 1 कह दूं, is 1/GM1. सही है, that's a low value. वरना अगर तुम बाकी एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे, कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन, तो दोनों की Rn इज वेरी हाई. सही है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कैपेसिटिव होती है. कॉमन गेट है जिसकी इनपुट इम्पीडेंस लो होती है. तो हमने चलो इसको अपनी तरफ बुला तो लिया इस करंट को,
आई फोटो को। उसके बाद हमने फिर एक बहस करी थी कि यार हम करंट डोमेन में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, वी वुड लाइक टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टेज। पहला तरीका ये है करंट को रेजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज आ जाएगा। दिस इज इन नैनो एम्प्स। अब फिर वहाँ रेजिस्टर चाहिए, गीगा बहुत से भी बड़ा बड़ा है। चाहिए, सही है। सो वी सेड कि यार हम ना टाइम बेस्ड कन्वर्जन करेंगे, एक्यूमुलेशन इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज करेंगे। सो वी कॉल दिस इंटीग्रेटिंग कैपेसिटेंस। ये भी पुराने लेक्चर्स में ये तुम लोगों को काफी तफसीलन बहस मिल जाएगी, सही है। And then we would generate a voltage known as V integration. अब वोल्टेज आ गया, अब आगे भी नो हाँ आगे वगैरह वगैरह क्या चीजें करनी है। फिर यहाँ तुम लोगों को याद होगा कि we had a small source follower buffer, then we had some extra switches, वो मैं बनाना शुरू करता हूँ इधर। This was a row select switch. row select switch का इशू क्या है? When we are making images, so we are always talking about an array. तुम लोगों के कैमरे में 10-10, 20-20 मेगापिक्सल के कैमरे होते हैं, so we are talking about a complete array. तो ये वो क्या मिलियन पिक्सल्स जो हैं उसमें एक पिक्सल ये बैठा है। अब होता क्या है कि भाई आपने एक एक पिक्सल की जो आउटपुट है ना वो रीड आउट करनी होती है, तो एक एक पिक्सल तक रास्ता नहीं होता आपके पास। आपके पास नीचे आप यहाँ कहीं बैठे होते हैं, ऊपर से एक लाइन आ रही होती है फॉर दिस कॉलम। कभी ये वाला पिक्सल स्विच से अपनी आउटपुट इस लाइन पे लगा के नीचे भेजता है, कभी ये वाला लगाता है अपना स्विच, कभी ये वाला लगाता है अपना स्विच, ये वाला लगाता है। सो दिस इज नोन एज बिट लाइन और समटाइम्स कॉलम लाइन, सही है, सही है। और फिर जो भी रो सेलेक्ट होती है, ये बिट लाइन इधर भी है, एक बिट लाइन इधर भी है, एक बिट लाइन इधर भी है। जब ये रो सेलेक्ट होती है तमाम ये वाले स्विचेस इस बिट लाइन पर रख दो, ये वाली रो सेलेक्ट होती है, ये वाले स्विचेस लग जाते हैं, सही है। सो दिस स्विच इज नीडेड फॉर दैट कि जब वो रो सेलेक्ट होगी। अच्छा, फिर हमने ये देखा था कि भाई साहब कैमरे का जैसे शटर होता है, हर वक्त नहीं कैमरा तस्वीर ले रहा होता है। इफ यू वांट इट टू स्टॉप कि हाँ कभी ले कभी ना ले, तो वी नीड अ शटर। पहले कैमरे में मैकेनिकल शटर होता था, नाउ वी नीड इलेक्ट्रॉनिक शटर। सो वी नीड अ स्विच हियर, ताकि जो करंट आ रहा है उसको जब हम चाहें उसको हम बंद कर दें। अभी मैं खाली स्विचेस बना रहा हूँ, फिर हम ट्रांजिस्टर्स बनाएंगे। फिर ये था कि भाई एक इमेज ले लिया है, अब अगला लेना है तो पिछला इमेज साफ भी करना है, तो वो इमेज कहाँ बैठा हुआ है, वो स्क्रीन में बैठा हुआ है। We have to clean this up, so there is another switch which is known as a reset switch. ठीक है। अब switches कैसे बनते हैं भाई? Switches are nothing but MOSFETs in triode region. ये बहस भी हो चुकी है, ये पिछले लेक्चर्स में, वीडियोस में हम लोगों को मिल जाएगी। सही है। So if I try to complete this picture, वही डायोड आ गया, एक NMOS स्विच लगा रहा हूँ मैं, कंट्रोल बाय द ES। देन वी हैव दिस, इसको हमने ऐसे कहा था द इंजेक्शन ट्रांजिस्टर, M injection, because this topology is known as direct injection source follower। source follower का है भाई ये रहा, डायरेक्ट इंजेक्शन, ये करंट डायरेक्टली इंजेक्ट हुआ इधर से इनटू द इंटीग्रेटिंग कैपेसिटेंस, सही है। So we have this VB2। अच्छा VB2 VB1 की क्या रिलेशनशिप है ये भी अभी देख सकते हैं दोबारा से। Then we have this reset signal, and we have this capacitance C integration here, and then we have the source follower buffer, वो मैं अभी नहीं बना रहा था। And then we have another transistor which is our row select switch, and this is our final VL, ठीक है। VB लाना है हमने इधर, तो ये सभी बायस होगा। जब इस टोपोलॉजी की तुम डीसी एनालिसिस करोगे, अगेन रेफर सेड्रा स्मिथ। इक्वेशन में लिख देता हूँ। सो डीसी VB1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो इट्स अगेन अ सोर्स फॉलोअर, सोर्स फॉलो करती है गेट को। सो VB1 और VB, नॉट VB1, दिस इज जस्ट VB, इज इक्वल टू फॉलोइंग द गेट प्लस
VTH of this guy, इसको M इंजेक्शन कहा हुआ है हमने, VTH of इंजेक्शन ट्रांजिस्टर, सही है। सो VB2 ऐसे देना होगा कि VB जो है, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो इसके साथ मिलकर हमें जो है वो दे दे, सही। डायरेक्ट इंजेक्शन में हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे। उसके बाद हमने देयर वाज अ पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें कि ये बात हुई थी पेपर में, ये भी तुम लोगों को मिल जाएगा, स्क्रीन कैप्चर हुई हुई है पूरी पिछले वीडियोस में, कि प्री एम्पलीफायर ने करना क्या गया। अब सो दिस इज बेसिकली द PM फॉर ऑप्टो इलेक्ट्रिकल सेंसर नाउ फॉर द इमेजर। वो पिछला वाला जो था वो कैपेसिटिव का था, और अब जो है ये ऑप्टो इलेक्ट्रिकल सेंसर का। अच्छा, तो उसके अंदर दो तीन चीजें थी। एक यही था कि भाई बायस पॉइंट सेंसर का डिफाइन करना है प्री एम्पलीफायर, लो RN प्रोवाइड करनी है ताकि करंट आ सके, हाई ट्रांस इम्पीडेंस पर बात हुई थी कि भाई साहब ट्रांस इम्पीडेंस क्या होती है, ये सब अगेन रिकॉर्डेड है। हाई ट्रांस इम्पीडेंस प्रोवाइड करनी, लो RN कर दी प्रोवाइड इसमें, हाई ट्रांस इम्पीडेंस इसमें CN के थ्रू प्रोवाइड कर दी, बायस पॉइंट भी इसने प्रोवाइड कर दिया, but then we did not write a term here which is 2I photo divided by KM। so I photo तो चेंज होता रहेगा ना, अभी कम है डार्क लाइट में हो, अभी ज्यादा है, so ये बायस पॉइंट इसका चेंज होता रहेगा। बायस पॉइंट चेंज होने का मतलब यही है कि योर सिस्टम इज नॉन लीनियर। so how do we solve this? We went on to work on a new topology, buffered DISF, buffer direct injection source follower, सही है। And the only difference that we made was कि आपका जो injection transistor है, we got it stuck in a negative feedback loop। अब की दफा हमने VB2 जो है वो एक एम्पलीफायर के थ्रू प्लस A इसके थ्रू दिया। So as soon as this node used to change because of changing I photo, या I photo ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये अपने इस वोल्टेज को ऊपर नीचे करता था, ये साहब हरकत में आ जाते थे। और ये साहब क्या करते हैं, because of this negative closed loop, these two terminals have to stay close to each other and track each other, so not each other, this terminal would track VB2। तो वो जैसे ही हिलता था वो कहता था भाई मैं तो हिल नहीं सकता, मैं तो VB2 पे रहना है, तो वो VB2 पे ही ले जाकर बैठ जाता था। दिस इज व्हाट वी कॉल दिस बफर डायरेक्ट इंजेक्शन। इसकी RN भी फिर तुम लोगों ने निकाली थी। इसकी RN तुम लोगों को पता चला था, इसकी जो RN थी वो थी 1/GM ऑफ इंजेक्शन ट्रांस, पिछले वाले की। बफर डायरेक्ट इंजेक्शन की थी RN 1/GM of injection transistor, but then also divided by A। So this is a much better RN। ये इस वजह से कि आपने और सेंसिटाइज कर दिया है यूजिंग दिस लूप की। उसके बाद हमने फिर CTIA पढ़ा था। CTIA में हमने एक क्लोज लूप टोपोलॉजी, इंटीग्रेटिंग कैपेसिटेंस वाज हियर। अब मैं पूरा सेंसर नहीं ड्रॉ कर रहा, सेंसर पार्ट वाज हियर, द VB वाज हियर, फिर आप यहाँ पर जो भी नोड चाह रहे थे तो VB2 वाज हियर, and then this was a V out, and then we needed for the DC we had the reset switch here, सही है, क्योंकि आप इंटीग्रेटिंग कैपेसिटेंस का रीसेट करना है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक शटर इधर लगा हुआ है, सही है, रो सेलेक्ट इधर ही लगा हुआ है, वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें। तो CTIA भी हमने देखा था, वो भी हमने किया था, और इसकी इनपुट इम्पीडेंसेस वगैरह निकालने को मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट भी दी थी। वो असाइनमेंट पर अभी मैंने नज़र मारी नहीं है यार, तुम लोग जमा करके तुम लोगों ने सबने LMS पे डाल दिया असाइनमेंट? सर कुछ रह गया, बस वो डाल देंगे। कौन रह गया भाई? सर मेरा रह गया, बस वो कर लिए, पिक्चर्स खींच के डाल देंगे। तुम उसमें फंसे हुए थे कहीं कुछ किसी काम में? जी सर, वो मेरा हो गया, बस वो डालना है। और कौन रह गया भाई?
मेरा असाइनमेंट 7 रह गया, बाकी सारे हो गए। चलो बस अब ये मिड टर्म से पहले पहले असाइनमेंट तुम लोगों को करने भी होंगे, वरना फिर जी मिड टर्म बिल्कुल, में मुश्किल होगी। नहीं सर कर मिड टर्म लेंगे। से पहले पहले करके यार अपलोड कर दो, 10-15 मिनट एलएमएस पे लगा दो और ठीक है, अपलोड कर दो। ठीक है सर, ठीक है। ये और जांच पाओ। जी जी। सही। तो अच्छा, तो CDIA बहरहाल ये हमने इसको इसका भी जो है RN वगैरह तुम लोग निकालने को दी थी। तो मैंने तुम लोगों को ये भी कहा था कि सेल्फ स्टडी करना मिलर इफेक्ट, और मिलर इफेक्ट समझाने की कोशिश करी थी पिछले दफा ज़बानी बगैर शायद ड्रॉ करे हुए। सही है। तो अब की दफा मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ मिलर इफेक्ट क्या होता है। मिलर इफेक्ट के बगैर इसकी इनपुट इम्पीडेंस जरा अजीब सी निकलेगी, मतलब तुम लोग समझ नहीं पाओगे हुआ क्या है। देखो, अगर कोई तो एलिमेंट ऐसा है, फॉर एग्जांपल कि एक एम्पलीफायर के अक्रॉस लगा है, जिस एम्पलीफायर का गेन है -A, सही है, और ये एक कैपेसिटेंस फर्ज करो यहाँ CF लगी हुई है अक्रॉस दिस गेन एलिमेंट, और यहाँ से करंट कोई नहीं जाता है, ये करंट 0 है, और जो भी करंट यहाँ से आता है वो इट ऑल गोज थ्रू दिस कैपेसिटेंस। ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस जो है ना, दो हिस्सों में तोड़ी जा सकती है। तो ये आपका मिलर इफेक्ट कहता है। यहाँ आउटपुट पर तो CF ही रहेगी, यहाँ पर हो जाएगी ACF। अच्छा, दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेशन, 1 + ACF होती है, लेकिन A सो लार्ज कि 1 की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट पर दिस वुड बी बूस्टेड बाय अ फैक्टर ऑफ A। यहाँ पर कैपेसिटेंस बड़ा नजर आएगा और यहाँ पर उतना ही नजर आएगा जितना था। अब वजह क्या है इसकी? वजह ये कि फर्ज करो यहाँ आपने उसको कहा था कि भाई 1 वोल्ट का चेंज लाना है। किसको कहा था? जो भी यहाँ से बैठे हजरत ड्राइव कर रहे हैं, जो भी इनका ड्राइवर है, उसने कहा हाँ जी 1 वोल्ट का चेंज लाना है। सही है, ये CF कैपेसिटेंस है, इतना चार्ज चाहिए होगा, Q = CV। सही है। अब आपने यहाँ 1 वोल्ट हिलाया, ये 1 वोल्ट मल्टीप्लाई हो गया किससे? -A से। -A अज्यूम कर लेते हैं 1000 है, यहाँ आ गया -1000। अब इसके गिर्द कितना चेंज आया भाई? यहाँ पर 1 और यहाँ -1000। अज्यूमिंग, मतलब 1000 पर हम जा तो नहीं सकते, लेकिन अगर मिली और 1 वोल्ट करता तो हम कहते हैं क्या बड़ी बात थी। सही है। तो अब इफेक्टिव चेंज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 1001 वोल्ट। अच्छा, ये जो ड्राइवर साहब थे ये चले थे कि 1 वोल्ट का डिफरेंस आना है, अब वो उन्होंने उसको उठा के 1001 बना दिया। अब ये जो करंट मांगा गया है ड्राइवर से कि भाई आपने 1001 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस लाना है, तो आप चार्ज भी उतना ही लाए। तो वो तो परेशान हो गए कि भाई ये यहाँ तो कोई बड़ा कैपेसिटर बैठा है, क्योंकि मैं तो खाली 1 वोल्ट का चेंज ला रहा हूँ और उसके लिए तो इतना चार्ज चाहिए होता है। तो यहाँ इसका मतलब है बड़ा कैपेसिटर बैठा है, तभी वो मुझसे इतना 1000 टाइम ज्यादा चार्ज मांग रहा है। उसको ये नहीं पता है कि वो जो नेगेटिव गेन एलिमेंट है ना, उसने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया। So that's the reason कि this guy looks 1000 times larger, 8 times larger. तो ये to this side, the driver side। ठीक है, तो इस वजह से ये बड़ा नजर आ रहा है। अब जब इसको आपने थोड़ा यार 1 मिनट होल्ड करना जरा।